हेलो डियर व्यूअर्स। अभी अभी न्यूज़ चैनल के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है एंड दैट इज़ रिगार्डिंग कि आम आदमी पार्टी के कुछ राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं उन्होंने बीजेपी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर दी है। कुछ मेंबर्स अभी ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ करने वाले हैं। तो इन सारी न्यूज़ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं खासकर उन बच्चों के लिए जो कि यूपीएससी, एचएएस और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप लोग जो पॉलिटिकल न्यूज़ से जो है अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन सभी के लिए ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है न्यूज़ होने वाला है, जिसके अंदर हम सब डिस्कस करेंगे कि आम आदमी पार्टी जो है वो अगर ज्वाइन करती है बीजेपी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, तो क्या एंटी डिफेक्शन जो दल बदल कानून है वो यहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा। और साथ ही में हम जानेंगे कि दल बदल कानून क्या है, ये कब बना था, किस तरह के इसके अंदर प्रावधान है, किन मेंबर्स के ऊपर ये लगेगा और कौन से मेंबर्स जो हैं इससे बचे रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे ये जो न्यूज़ है, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या है कि अगर कोई विधायक हो या कोई सांसद हो पार्टी का, तो वो अगर पार्टी को बदलता है तो वो पद पे रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। इसी सवाल को जो है हम जानने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। ठीक है, अब एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसकी हिस्ट्री अगर देखें तो एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है एक आया था। राजीव गांधी जी की सरकार थी। 52nd संविधान संशोधन जो है ये आपका कानून आया था 1985 में, जिसके अंदर एंटी डिफेक्शन जो कानून है, दल बदल के खिलाफ जो कानून है, उसको यहाँ पे ऐड किया गया संविधान में। लेकिन अगर हम देखें इस कानून से, इस कानून के बारे में समझें, तो ये कानून जो मुख्यतः जो बात करता है वो है निष्ठा, जो किसी मंत्री या किसी कोई भी मेंबर है, ठीक है, उसकी निष्ठा या उसका जो कर्तव्य है, तो वो जानबूझकर अपनी निष्ठा को छोड़ रहा है, त्याग कर रहा है, या फिर किसी और कारण से त्याग रहा है। तो ये जो एंटी डिफेक्शन है ये इसी बात को समझाता है कि क्या जो उस पर्टिकुलर मेंबर या फिर जो मंत्री है उसकी अपनी पार्टी के लिए जो निष्ठा थी उसको उसने किस तरह से जो है त्यागा। तो उसके बारे में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये बात करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 1967 के टाइम पीरियड पे एक बहुत फेमस जो है लीडर होते हैं, ये हरियाणा के जो हैं एक मेंबर थे, है ना। ये तो उनका नाम था, दैट वाज गयाराम, गयालाल नाम था उनका। तो ये जो गयालाल थे इन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टीज़ जो हैं चेंज करी थी, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री में उन दौरान जो है अभी तक भी चलता है, आया राम गया राम करके जो है फ्रेज़ बहुत फेमस हुआ था। उन्हीं गयालाल के ऊपर जो है ये पर्टिकुलर फ्रेज़ बना था। अब इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा था कि कोई भी मेंबर अगर पार्टी छोड़ के जा रहे थे इस तरह से, तो सरकार जो है वो अनस्टेबल जो है हो जाती थी। बहुत सी सरकारें जो हैं इस वजह से घिरी भी हैं हिस्ट्री में पीछे। सो हुआ क्या, गवर्नमेंट, उस टाइम के गवर्नमेंट ने 1967 के अंदर एक कमेटी बनाई। ये जो कमेटी थी इस समय के एक गृह मंत्री थे यशवंत राव बलवंत राव चौहान। तो इनकी अध्यक्षता में, जिसका आप ये साइड में एक पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, 2010 के अंदर जो है ये भारत डाक टिकट इनके नाम से जो है लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो हमारे गृह मंत्री थे उस टाइम पीरियड के, इनकी अध्यक्षता में ये उस टाइम पे उस पर्टिकुलर कमेटी के हेड बनाए गए थे। इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बिठाई गई, कमेटी को ये काम दिया गया कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, जिससे खासकर लोकसभा के अंदर जो है बहुत बड़ा जो है वो असर देखने को मिलता था, क्योंकि सरकार जो है कई बार घिर जाती थी। तो इसके बाद जो है ऐसे इवेंट बहुत सारे हुए भी हैं हिस्ट्री में, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए पहली बार कमेटी बनी थी। तो पहली बार जब कमेटी बनी थी तो इनकी अध्यक्षता में बनी थी, रिगार्डिंग ये जो डिफेक्शन हो रहा था, दल बदल जो ये चीज़ें हो रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए कमेटी बनी थी। अब इसी चीज़ को जो है बाद में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर धीरे बाद में लाया गया, 52nd अमेंडमेंट के अंदर लाया गया, राजीव गांधी जी की सरकार के दौरान इसके अंदर लाया गया। देन जब इस कानून को लाया गया था उस टाइम के जो इसके अंदर प्रावधान थे, उन प्रावधानों को लेके जो है बहुत सारी जो है डिबेट्स भी थी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे लोगों ने उसको चैलेंज भी किया था। एंड इसी के रिगार्डिंग 1992 में
जो हमारा ये 10वीं अनुसूची ऐड हुई थी, 10वीं अनुसूची वही जिसके अंदर जो है दल बदल कानून की जो है प्रावधान ऐड हुए थे संविधान के अंदर, 12 अनुसूचियाँ हैं, उनमें से 10वीं अनुसूची 52nd अमेंडमेंट में 1985 में ऐड हुई थी। उसी 10th शेड्यूल को जो है चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे फेमस केसेस हैं, इस 1992 के टाइम पीरियड का केसेस आप देखोगे तो उस केस के अंदर क्या जो है बातें की गई थी, किस तरह का क्यों चैलेंज किया गया था, किस बातों पे चैलेंज किया गया था। जो भी बच्चे या कोई भी अगर आप में से जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक को जानना चाहता है तो प्लीज़ डू कमेंट, आप कमेंट में मुझे बताइए कि आप इस पर्टिकुलर इशू को डिटेल में समझना चाहते हो कि क्या उस समय के प्रावधान थे, क्यों चैलेंज किया गया था। तो मैं डेफिनेटली जो है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी जो है जो पर्टिकुलर अभी टाइम जो न्यूज़ आया है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो बात करने से पहले उसका थोड़ा बैकग्राउंड हम जो देख रहे हैं वो है कि एंटी डिफेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। तो पहले समझते हैं एंटी डिफेक्शन लगता किन किन चीज़ों के ऊपर है, कौन कौन से प्रावधान है जिनके ऊपर जो है ये डिफेक्शन का जो पर्टिकुलर प्रोविज़न है वो लगता है। तो देखो 4 तरह के मेजरली यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कारण, जिनकी वजह से दल बदल के अंदर ये आपका जो उसकी मेंबरशिप होती है, ठीक है, या फिर कोई अपने मंत्री पद पे है या कोई मेंबर है उसकी मेंबरशिप जो है वो लॉस कर सकता है। तो नंबर 1 पहला है वॉलंटरली गिविंग अप हिज मेंबरशिप। मतलब अगर कोई खुद से जो है अपनी मेंबरशिप छोड़ रहा है, पहले वो पार्टी किसी भी पार्टी से जीता है, पार्टी के नाम पे जो है वो मेंबर जीता है, और लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर विधानसभा के अंदर जो वो मेंबर अपना यहाँ पे एंटी डिफेक्शन के अंदर सॉरी इसमें चुनाव में लड़के जो है आ गया है। तो मतलब ये हुआ कि वो पार्टी के नाम पे वोट उसने लिया है। तो अगर वो बाद में खुद से छोड़ देता है, अब इसमें ना बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, खुद से छोड़ने का क्या क्या मतलब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अगर वो पर्सन जो है पब्लिकली रैली के अंदर अपनी पार्टी की बुराई करने लग जाए, किसी दूसरी पार्टी के जो है मीटिंग्स और इन सब को ज्वाइन करने लगे, तो बोलते हैं ये भी यही चीज़ होती है, ये भी बताती है कि वो वॉलंटरली जो है उसने छोड़ दिया है अपने पार्टी की विचारधारा को। तो मतलब अगर कोई ऐसा करता है तो उसको एंटी डिफेक्शन के अंदर जो है आपका डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अच्छा, इसका डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रावधान है वो संविधान के अंदर आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 102 क्लॉज 2। तो आर्टिकल 102 क्लॉज 2 के अंदर जो एमपी और एम जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा हो चाहे फिर लोकसभा के हो, उनका डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे होता है। और जो हमारे पास यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल 191, एक आपको संविधान में आर्टिकल 191 देखने को मिलता है। इस अनुच्छेद 191 के अंदर जो हमारे पास एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उनका डिस्क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 तरह के हमारे पास यहाँ पे अलग अलग आर्टिकल में डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है वो संविधान के अंदर प्रॉपर आर्टिकल के अंदर मेंशन है। किन ग्राउंड्स पे होता है वो एंटी डिफेक्शन के अंदर 10वीं अनुसूची में मेंशन किया गया, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा जो प्रावधान है लॉस करने का, मतलब एंटी डिफेक्शन लगने का, वो है वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन, एक विप जो है एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक चीफ विप करके यहाँ पे आपको लोकसभा राज्यसभा में एक मेंबर देखने को मिलेगा पार्टी का, जिसको चीफ विप बनाया गया होता है। वो जो है आदेश जारी करता है सारे के सारे मेंबर्स को उस अपनी पार्टी के, कि हमें जो है किस बात के ऊपर क्या कहना है, किस वोट के ऊपर, किस बिल के ऊपर, या कोई भी वहाँ पे जो है राज्यसभा में डिस्कशन हो रहा है उसके ऊपर वोट करना है या नहीं करना है, चाहे लोकसभा में हो रहा हो राज्यसभा में हो रहा हो। तो दैट मीन्स कोई भी अगर ऑर्डर पार्टी की तरफ से दिया गया है उसको अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो वो वायलेशन माना जाएगा इंस्ट्रक्शन का, और वहाँ पर भी एंटी डिफेक्शन लगेगा। नंबर 3, अगर कोई मेंबर इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुआ है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वो पहले लड़ा था बिना किसी पार्टी के नाम पे, बाद में जाके वो जल्दी से लड़ने के बाद पार्टी ज्वाइन कर देता है। मान लो लड़ा इंडिपेंडेंट था और बाद में उसने बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी ज्वाइन कर दी, वो भी एंटी डिफेक्शन के अंदर ही आता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लड़ा था, उसको जिन लोगों ने वोट दिया उनका जो वोट देने का मकसद था वो ये था कि उनकी विचारधारा उन पार्टी से नहीं मिलती है, इसीलिए उसको जिताया गया था। तो अगर वो बंदा बाद में जाके किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है वो मेंबर, देन वो भी एंटी डिफेक्शन के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो नंबर 4 जो है वो है अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, हमें पता है कि नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स, राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, लोकसभा में नहीं होते हैं, बेंगलो इंडियंस पहले हुआ करते थे। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है स्पेसिफिक इन राज्यसभा, तो अगर वो ज्वाइन कर दें कोई पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ,
दैट मीन्स 6 महीने से पहले अगर उनका इलेक्शन मान लो वो जीत नॉमिनेट हो गए मान लो राज्यसभा के अंदर, अब वो राज्यसभा के अंदर जब नॉमिनेट होते हैं तो उनको नॉमिनेशन के 6 महीने के अंदर अंदर ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी होती है। अगर वो बाद में 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं देन वो भी एंटी डिफेक्शन के अंदर आते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डे ही बिकेम लेजिस्लेटर, तो वो एंटी डिफेक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये तो रहे 4 प्रावधान कि एंटी डिफेक्शन जो है वो किस तरह से किस किस के ऊपर जो है लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि किसके पास जो है पावर है इस एंटी डिफेक्शन कानून के अंदर डिस्क्वालीफाई करने की। तो एंटी डिफेक्शन जो ये लॉ है उसके अंदर पावर है किसके पास, वो एक तो हो गया स्पीकर लोकसभा का चाहे वो विधानसभा का, और एक हो गया चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई राज्यसभा का चेयरमैन जो है वो करता है, और लोकसभा के मेंबर या विधानसभा के मेंबर को स्पीकर करता है। तो उनके पास पावर होती है डिस्क्वालीफाई करने की। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो ग्राउंड्स हमने अभी देखे, तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी के ऊपर फॉल एलिगेशन लग रहा हो, झूठे जो हैं वो बात कही जा रही हो कि इसने ऐसा किया है, इस तरह की अफवाहें फैल रही हों, और फिर स्पीकर उसको डिस्क्वालीफाई कर दे, तो क्या उसके पास कोई रास्ता नहीं है? दैट मीन्स कि कोई ऐसा तरीका या इस तरह की चीज़ नहीं कि जहाँ वो जा सकता है कि उसके साथ गलत हुआ है। तो है ऐसा बिल्कुल। पहले क्या था कि एंटी डिफेक्शन जो ये हमारा कानून था जब 85 में आया था, तो उसके अंदर जो स्पीकर और चेयरमैन का डिसीजन होते थे वो फाइनल होते थे, उसमें जुडिशियल रिव्यू को जगह नहीं थी। दैट मीन्स आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे उस बात को लेके कि उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है इन ग्राउंड्स के अंदर। लेकिन बाद में जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 92 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, वो इसी प्रॉब्लम के ऊपर आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में जजमेंट दिया था कि जुडिशियल रिव्यू होगा, कि अगर स्पीकर डिसीजन ले रहा है डिस्क्वालीफाई करने का या चेयरमैन डिसीजन ले रहा है डिस्क्वालीफाई करने का किसी मेंबर को, तो जिस ग्राउंड पे वो डिसीजन ले रहा है, दैट मीन्स कि अगर वो ये बोल रहा है कि इस ग्राउंड पे ये पर्सन जो है डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, जो मैंने आपको 4 ग्राउंड बताए, उन्हीं 4 ग्राउंड में से कोई ग्राउंड अगर वो बताता है तो वो ग्राउंड चेक किया जाएगा कि क्या वो ग्राउंड सही मायने में है या फिर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा, नहीं तो सेंटर पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट, तो उसके पास पावर है, वो देखेगा कि क्या स्पीकर ने या चेयरमैन ने सही डिसीजन लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी के कहने पर या मतलब किसी पार्टी से उसका संबंध है तो वो वहाँ पे उसमें इन्फ्लुएंस में आके वो बात जो है उस तरह से उसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो ये हो गया पहले तो डिस्क्वालीफिकेशन। अब कहानी है कि क्या फिर आम आदमी पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो तो अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे फिर। तो ये डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद जो हैं इस कानून के अंदर रखे गए हैं। अच्छा, ये जो अपवाद है पहले कुछ अलग था, अभी आज के टाइम में कुछ अलग है। अब अपवाद क्या है, अगर 2/3 2/3 मान लो आम आदमी पार्टी के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 10 हैं, कहाँ, राज्यसभा के अंदर, और उसका 2/3 जो है उससे ज़्यादा या 2/3 मेंबर्स अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, 2/3 से ज़्यादा मेंबर, तो एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। तो मतलब यहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी के मेंबर ये राघव चड्ढा एंड ऑल जो भी हैं सब, है ना, तो वो सारे के सारे 2/3 से ज़्यादा अगर जो वहाँ पे इलेक्टेड हुए हैं मेंबर्स राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर, उन टोटल नंबर ऑफ मेंबर की स्ट्रेंथ के 2/3 से ज़्यादा वो छोड़ देते हैं आम आदमी पार्टी को और किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो एंटी डिफेक्शन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है। यही चीज़ जो है पहले जो है 2/3 ना होके 1/3 हुआ करती थी, तो इसको 1/3 से 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पीरियड में संविधान संशोधन हुआ था, इसी संविधान संशोधन में 1/3 से इसको 2/3 कर दिया गया। ठीक है, तो आज के टाइम में 2/3 है। सो दैट मीन्स कि अगर आम आदमी पार्टी के मेंबर्स नंबर 2/3 से ज़्यादा होते हैं तो एंटी डिफेक्शन यहाँ पे आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो लास्ट में कुछ सवाल जो हैं आपसे, कुछ सवालों के साथ आपको मैं छोड़ रहा हूँ। तो सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या इसमें जो एक्सेप्शन है ये सही है या नहीं है, या क्या रेलेवेंस है एंटी डिफेक्शन लॉ का या नहीं है? तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हो कि डिटेल में कुछ इस तरह के वीडियोस और भी आपके साथ मैं डिस्कस करता रहूँ, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव
जो वीडियोज़ हैं, तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।